हेलो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आपने देख चुका है एक ऐसे ही सीरीज़ हम आपके लिए पहले भी लाए थे जिसमें कि हम PYQs कर रहे हैं, रिसेंट ईयर के PYQs। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम ये आप लोग से पूछ लें कि आप कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड अच्छे होने भी चाहिए। देखिए, हम आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आए हैं जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, कुछ लोगों ने देखा भी होगा और अगर नहीं भी देखा है तो आप अभी से स्टार्ट करो। ये जो सेशन है ये आपके लिए बहुत ही प्रीसियस है एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस एस्पेक्ट से वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, पहली चीज़ इसमें ये आपके लिए अच्छी है कि ये है आपके लिए रिसेंट ईयर्स के PYQs, जिसमें कि आपको हर सेट्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पैटर्न रहे हैं एंड मे बी कि ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के भी पैटर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ही सीरियसली करेंगे हम एंड इसमें हर एक तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एंड क्या होना चाहिए हमारा मेथड रिटन का एंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो भी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने की आगे, ये सारी चीज़ें इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं एंड अपने साथ आपको ये प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैं आप लोग से ये उम्मीद करती हूँ कि आप ऑलरेडी ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। ये चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने लाइव प्रोसेस को ऑलरेडी कर रखा है और अगर जिन्होंने भी नहीं देखा है उन्हें वीडियोस मिल जाएगी एंड वो देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड सीरीज़ है इस सेशन का, जिसमें कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर लेके आए हैं। उसके PYQs है रिसेंट ईयर के हैं, इसलिए रिसेंट ईयर के हैं क्योंकि जो भी एक्सक्लूडेड टॉपिक्स हैं, हमारे एक्सक्लूडेड चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, जो भी हैं, CBSE ने जो भी नई अपडेट करा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है 23, 24 एंड 25 से। वो 23 से ही स्टार्ट हुआ। उसके पहले क्या थे, जो भी थे होल सिलेबस से क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अभी 23 से क्या हुआ, 23 से अपडेट हो गई चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक क्या हो गए, डिडक्ट हो गए, एक्सक्लूड हो गए। तो उसके बेसिस पे ये PYQs है एंड उसी के बेसिस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जो चीज़ें एक्सक्लूडेड है वो हमें नहीं करना है, इस दैट्स वाई हम ये PYQs कर रहे हैं जिसमें कि एक्सक्लूडेड टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो आगे हम चलते हैं, इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ऑल आप ये ज़रूर याद रखेंगे, इसे बहुत ही सीरियस लेना है बिकॉज ऑफ कि यही आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न हो सकते हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप पढ़ चुके होंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ईयर 2025 से। ओके, तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड क्या चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो कि आपको ऐसा देखने मिलेगा कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स एंड ये ऐसा सेट है हमारा जो कि इनसाइड आउटसाइड सारे तरह के सेट्स इसमें इन्वॉल्व, सारे तरह के सेट्स हमने इसमें रखा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत ही इजी होगा एंड इम्पॉर्टेंट होगा। हम इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड इजी बनाएंगे, सो डोंट बी वरी अबाउट दिस। एंड हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मस्ट है एंड आपको जानना भी मस्ट है कि हाउ टू राइट, कितनी वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, कितना लाइन लिखना सफिशिएंट होगा एंड क्या क्वेश्चन है तो हमें किस तरह के आंसर देने हैं। ऐसा नहीं कि कहीं की भी कहानी उठा के लिख दें एंड वो आंसर हो गया, नहीं। ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे एंड एक एक करके सारे क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टेट 2 लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो सबसे पहली चीज़ कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या होता है, मैंने पहले ही बोल रखा है कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप ये चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो हम ये चैप्टर तो बहुत डिटेल में यहाँ नहीं कराने वाले। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे जिसको कि हम आपसे ज़रूर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टेट 2 लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जैसा कि हमें पता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का ही सबसे बड़ा रोल है। कोई भी सिग्नल आता है, वो सिग्नल जो भी स्टिमुलस है, जो भी सिग्नल है हमारे पूरे बॉडी में किस फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होगा, कैसे टारगेट आर्गन तक वो जाएगा वो सिग्नल, तो वो होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ही फॉर्म में कोई भी स्टिमुलस एक्ट करता है। ओके, नर्वस सिस्टम में, न्यूरॉन्स पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ही फॉर्म में कोई भी सिग्नल वर्क करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब भी कभी इन्वायरमेंट से कोई स्टिमुलस आया, वो सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रिकल
इम्पल्सेस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा। एंड जिन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, जिन फॉर्म में वो ट्रेवल करता है उन्हें ही हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल रहे हैं। आफ्टर दैट वो कन्वर्ट होते हैं केमिकल सिग्नल में इन साइनेप्स। ठीक है, न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है साइनेप्स, उसमें वो जाके केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो जब तक वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करते रहता है उसको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक स्टिमुलस है, एक सिग्नल है जो कि इन्वायरमेंट से आया हुआ है। न्यूरॉन्स पे आते ही, डेंड्राइट्स के रिसीव करते ही ये कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, उसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ऐसी 2 लिमिटेशन आप बताएंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। क्यों केमिकल कम्युनिकेशन बेटर है इलेक्ट्रिकल मतलब कि इम्पल्स के कंपैरिजन में? तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप 2 लिमिटेशन बताइए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के। मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होना तो जरूरी है, लेकिन कुछ 2 लिमिटेशंस बताइए जो कि ज़्यादा बेटर है केमिकल सिग्नल। केमिकल सिग्नल यानी हार्मोनल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल, जैसे कि जो केमिकल कम्युनिकेशन होता है, इसका मतलब होगा कि जो हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी में सिग्नल जाते हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, तो उसको बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन। एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस यानी जो भी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, तो उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एंड हार्मोनल्स जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी उसको हम बोल देंगे केमिकल कम्युनिकेशन। क्लियर? अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के 2 लिमिटेशंस बताने हैं कि क्यों वो ज़्यादा बेटर नहीं है कंपेयर टू केमिकल कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे हम देख लेंगे। इसको आप सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ों को हम पॉइंट वाइज लिखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है। किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी आप राइट कर रहे हो कोई भी चीज़, तो बेटर होता है कि उसको हमें पॉइंट वाइज आंसर करें। तो फर्स्ट थिंग तो आप यहाँ पे यही सीखेंगे कि किसी भी आंसर को हमें पॉइंट वाइज देना है एंड एकदम रेलिवेंट चीज़ ही बतानी है, कुछ भी चीज़ें उठा के नहीं बता देना है। अगर हमें पूछा है कि 2 लिमिटेशन बतानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की, तो हम डायरेक्टली वही बताएंगे। सबसे पहले क्या है देख लीजिए, रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में क्या है एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होता है, सिर्फ उन्हीं सेल्स तक जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, हमारी बॉडी में पूरी क्या है, जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स हैं, उसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क नर्व्स के भी है, मतलब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सिस्टम के जो बेसिक सेल्स हैं, यूनिट है, वो न्यूरॉन्स हैं। वही न्यूरॉन्स क्या है, हमारी पूरे बॉडी के सिग्नल्स को कनेक्ट करते हैं ब्रेन से। तो उन्हीं न्यूरॉन्स में जब नर्व्स पूरे बॉडी में फैले होते हैं, वही न्यूरॉन्स जो कि नर्व्स के फॉर्म में हमारे पूरे बॉडी में एक नेटवर्क लाइक, जैसे वेन्स फैले हुए हैं वैसे नर्व्स भी फैले हुए हैं। नर्व्स कुछ नहीं है, न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि किसी भी सिग्नल को, जैसे हमें कोई टच कर रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि नर्व्स है यहाँ पे, नर्व्स की वजह से ये सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन को जाता है। ठीक है, तो वो हो गया नर्व्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फैली हुई है, जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स, सारी नसें जो बोलते हैं लोग, वेन्स बोलते हैं, वो सारी चीजें, उसी तरह नर्व्स भी हैं। ठीक है, तो नर्व्स जो भी, जितने भी टारगेट ऑर्गन जो भी कनेक्टेड हैं न्यूरॉन से, ब्रेन से, सिर्फ वहीं तक सिग्नल पहुंचाएगा। क्लियर? वहीं तक, टारगेट ऑर्गन तक वो नहीं पहुंचाता है सिग्नल, जहां पे कनेक्टेड है वहां पहुंचाएगा। बाकी का काम जो भी मसल्स को सिग्नल मिलता है वो करता है। ठीक है, तो जो जो पार्ट कनेक्टेड होगा नर्व से, वही तो कनेक्ट कर पाएगा ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स को। जबकि हार्मोनल जो कम्युनिकेशन होता है, केमिकल कम्युनिकेशन होता है, उसमें इससे डिफरेंट होता है, क्योंकि कोई भी हार्मोन्स रिलीज होता है तो वो क्या होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जो उसका टारगेट रीजन होगा वहां पे वो एक्ट कर देगा विदाउट एनी कनेक्शन, थ्रू ब्लड। और ब्लड का सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में होता है, जो उसका टारगेट रीजन होगा वो उसको कनेक्ट करेगा, अदरवाइज जो नहीं होगा वो उसको स्किप करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, रीचेज ओनली कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू एंड डू नॉट कम्युनिकेट विद एवरी सेल इन द बॉडी। पूरे बॉडी के सेल से वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, केवल किससे कम्युनिकेट कर सकता है, वो जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होंगे सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिकवरी टाइम आफ्टर ट्रांसमिटिंग एन इम्पल्स। मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, ऐसा हम मान के ही चल रहे हैं,
एंड ऑफ कोर्स आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो देखिए जो भी रिकवरी टाइम, मतलब एक बार कोई सिग्नल आता है उसके बाद थोड़ी देर क्या होता है, न्यूरॉन्स में थोड़ी सा वो रुकते हैं, थोड़ा ब्रेक टाइम होता है, रिकवरी टाइम होती है, फिर रीसेट होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो उनमें भी उनका कंटिन्यूअस सिग्नलिंग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से केमिकल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, जैसे कि हार्मोन्स, इसमें क्या हो जाता है, ये बहुत बेटर होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से is in multicellular organ because they can potentially reach in all cell of the body irrespective of nervous connections and can occur continuously and consistently। ब्लड है, ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स पूरी बॉडी में जा रहा है, ब्लड ऑल टाइम सर्कुलेट कर रहा है, वो पूरे सेल्स में जाते हैं, जो उनका टारगेट रीजन है वहां पे वो एक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आगे बढ़ेंगे। तो और इसमें कोई टाइम लिमिट, कोई रिकवरी टाइम ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ऐसा स्टिमुलस आया वो तुरंत क्या होता है, सिक्रीट होगा एंड पूरे बॉडी सेल्स को जाएगा। इस एस्पेक्ट में बोला गया है कि केमिकल कम्युनिकेशन इज मच बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एंड क्या लिमिटेशंस है इसकी, एक की रिकवरी टाइम, ये कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता है, कुछ देर के लिए वो रुकती है सिग्नल, क्योंकि दोबारा से जनरेट होना रहता है। एक सिग्नल्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया, वो मतलब कि केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, दूसरे न्यूरॉन्स को गया, ऐसे थर्ड न्यूरॉन, फोर्थ न्यूरॉन, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स आने वाले हैं उसके लिए क्या होता है, वही जो भी कुछ सेकेंड्स के जो भी रिकवरी टाइम है उसके लिए वो थोड़ा देर का वो रिकवरी टाइम उनमें लगता है वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने के लिए। जैसे न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन्स सॉरी, फिर यहाँ नेक्स्ट न्यूरॉन से स्टार्ट हो जाएगा। सपोज ये होता है साइनेप्स, ये है डेंड्राइट्स, क्लियर, ये है डेंड्राइट्स। अब इन डेंड्राइट्स पे कोई भी सिग्नल्स आया, स्टिमुलस आया, डेंड्राइट्स रिसीव करता है किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को। कौन रिसीव करता है नर्वस टिश्यू में, न्यूरॉन्स में, डेंड्राइट्स। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, रिसीव करके यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो गए। ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रेवल करेंगे, करते करते यहाँ साइनेप्स में आते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एंड ये कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल फॉर्म में। केमिकल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। अब यहीं पे डेंड्राइट्स अब दोबारा से इस केमिकल सिग्नल्स को, जो स्टिमुलस है, दूसरे न्यूरॉन्स को क्या करना है, रिसीव करने के लिए, अब इसको जनरेट करने के लिए थोड़ी सी यहाँ पे रिकवरी टाइम लगती है, केमिकल से वापस इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट होना है दूसरे न्यूरॉन्स में। तो यहीं पे क्या लगता है, टाइम लगता है, कुछ सेकेंड्स के टाइम। ये हो जाता है इनका रिकवरी टाइम। वापस से जब इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जनरेट होना होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करना होगा, जब इस साइनेप्स के पास कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, केमिकल फॉर्म में, क्लियर। इसी को हम रिकवरी टाइम बोल रहे हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जाते टाइम। तो ये रिकवरी टाइम इनका एक लिमिटेशन है। एंड एक क्या है कि ये जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं सेल, सिर्फ उन्हें ही ये कनेक्ट कर पाएंगे, क्लियर। ये दो लिमिटेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये हम 2025 का कर रहे हैं, ठीक है। इन लाइफ देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट कॉल्ड स्टिमुलाई। अच्छा, स्टिमुलाई या स्टिमुलस या सिग्नल्स तीनों एक ही बात होता है, आप जानते हैं। कोई भी सिग्नल्स मतलब कुछ भी ऐसा हिंट हमें मिल जाता है जिसकी वजह से हमारे सराउंडिंग्स में, यानी हमारे बॉडी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेल अबाउट सराउंडिंग्स, हमारी बॉडी में किसी भी सराउंडिंग में कोई ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई चेंजेस हो रहे हो, उसे हम स्टिमुलस, स्टिमुलाई या सिग्नल कहते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला गया, कोई भी चेंज होता है एनवायरमेंट में जिसको कि स्टिमुलाई बोलते हैं, इन विच वी रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। जो भी कोई फैक्टर आएगा, जो भी एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा, वो हमारे लिए एक सिग्नल स्टिमुलाई की तरह वर्क करेगा, जिसके रिस्पॉन्ड में हमारी बॉडी भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करती है, उस हिसाब से एक्ट करती है, ठीक है। कोई गर्म चीज़ है, हमें मिला, ये सराउंडिंग में हमारी कोई गर्म चीज़ है, हमें दिखाई दिया, हमने उसे टच किया, गर्म है, हमने हाथ हटा लिया। गर्म होना, गर्म लगना वो स्टिमुलस है, हमारा हाथ हटाना क्या है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है देखिए, यही यहाँ पे लिखा है कि सडन फ्लेम को टच करेंगे, उन सिचुएशन में क्या होगा,
ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से रीड करेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पे बोला गया है कि ये जो भी ऊपर हो रहा है कंडीशंस की, कोई गर्म चीज आई हमने हटा लिया, हाथ हटा लिया, या फिर कोई भी ऐसे इन्वायरमेंट में कोई ऐसे फैक्टर आ रहे हैं जिसके रिस्पॉन्ड हम मतलब जिसके अगेंस्ट हम तुरंत हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही हो ऑल ऑफ सडन। तो ये प्रोसेस क्या है, यहाँ पे यही पूछा गया है। जैसे देखिए, सडनली अगर कोई भी ऐसा डेंजरस सिचुएशन आ रहा हो जिसमें कि आप क्या कर रहे हो, जैसे कि बर्निंग या फिर बर्निंग कैंडल वगैरह हो, आप अपना हाथ तुरंत हटा ले रहे हो, ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं। क्या ऐसा होता है कि इमीडिएटली हम ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं, रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। ये क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि ये ऊपर जो भी सिनेरियो बनाई गई है कि बर्निंग कैंडल है या बर्निंग कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसी अगेंस्ट हम तुरंत अपने हाथ को हटा रहे हैं, एकदम इमीडिएटली सडनली एकदम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो क्या वो प्रोसेस है। क्वेश्चन में पूछा है, नेम द एक्शन बाय विच वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इन सिचुएशन मेंशन्ड अबव एंड डिफाइन इट। सॉरी, बोला गया ये जो भी चीजें हो रही हैं ऊपर, ये किस की वजह से हो रहा है, उस एक्शन का नेम बताइए एंड उसको डिफाइन करिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन। एंड थर्ड इज, व्हाट आर द टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, नेम द कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ देम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो भी हो रहा है ऊपर वो क्या है। तो सबसे पहली चीज, ये जो भी एक्शन होती है, ये हमारे जो भी हमने नर्वस सिस्टम में ये जो एक्शन होता है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें हम ऑल ऑफ सडन बिना सोचे समझे जो भी हमारे सामने कंडीशंस आती हैं, जो भी स्टिमुलस, जो भी फैक्टर, जो भी चेंजेस हमारे सराउंडिंग्स में हमें देखने मिलते हैं, उसके तुरंत हम रिस्पॉन्ड कर देते हैं ऑल ऑफ सडन, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे बिना समझे हम तुरंत रिस्पॉन्ड कर देंगे। हम रास्ते में हैं, अगर हमें रास्ते में कोई सांप दिखाई दिया तो हम खड़े होकर उससे बात थोड़ी करने लगेंगे। हमें दिखा, हम सोच भी नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, बस जो भी दिमाग में आता है उस टाइम में हम तुरंत क्या करते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जस्ट वही आता है। हम वहाँ सोच नहीं पाते हैं कि नहीं हम इस रास्ते से निकलें तो बच जाएंगे, या इधर चले जाएं, या खड़े होके देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सांप उधर से निकल जाए तब हम जाएं, ये सब बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। ऑल ऑफ सडन हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं। उस टाइम हमें जो भी समझ में आता है, हो सकता है अगर हमें यही समझ में आए कि ऐसे हम कूद के उसके ऊपर से भाग जाएं, तो उस टाइम हम वो भी कर देंगे बिना ये सोचे कि क्या रिजल्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो ऐसी कंडीशन जिसमें कि हम बिना सोचे समझे बस रिस्पॉन्ड कर दे रहे हैं, अपने आप को क्या करने के लिए, सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। तो इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड इसमें क्या होता है, ब्रेन इन्वॉल्व, मतलब डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है डायरेक्टली क्या होती है, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से ही सिग्नल तुरंत क्या कर देता है, वापस रिलेज से मोटर एंड देन टारगेट रीजन। इसमें ब्रेन तक सिग्नल जा नहीं पाता, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है ब्रेन, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटर एंड रिले न्यूरॉन। एक्चुअली न्यूरॉन्स पता है आपको कि 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस करने का काम करता है। कोई भी स्टिमुलस आता है तो वो सेंस करती हैं चीज़ें, वहाँ तक कोई भी स्टिमुलस आता है सेंसरी न्यूरॉन तक जाएगा, उसको सोचेंगे, उसके रिस्पॉन्ड में फिर हमें एक्ट करना है। एंड मोटर न्यूरॉन एंड सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है रिले न्यूरॉन। कोई भी स्टिमुलस आता है सेंसरी न्यूरॉन को जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से फिर वो रिले न्यूरॉन क्योंकि मोटर एंड सेंसरी को कनेक्ट करता है, एंड रिले न्यूरॉन से फिर मोटर न्यूरॉन को जाता है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है, टारगेट रीजन तक वो सिग्नल को पहुंचाता है कि टारगेट ऑर्गन पे वो सिग्नल जाए, देन वो जो भी टारगेट ऑर्गन है हमारा वो रिस्पॉन्ड करे। एंड व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, 2 टाइप के नर्वस सिस्टम कौन कौन से होते हैं भाई, वो देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी में, एंड कंपोनेंट ऑफ ईच, ठीक है। तो 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले आंसर 1 देख लेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है पढ़ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे तो जो भी चीजें आप इस सेशन में कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, बट रिफ्लेक्स एक्शन जो ऐसा है ये टॉपिक जो कि हर बार मस्ट है कि इससे क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको स्टार लगा लें या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने के लिए जो भी आपको अच्छा लगता हो वो कर लें, बट रिफ्लेक्स एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड इसका डायग्राम, एनसीईआरटी की बुक में जो इसका डायग्राम है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मतलब ऑल ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्वेश्चंस इसके डायग्राम से ही आते हैं। डायग्राम आ जाएगा, ए बी सी ऑप्शन करके आपको आंसर बताना होता है। एंड रिटेन भी आता है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन ऑल ऑफ ओवरऑल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? इज ऑटोमेटिक इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विदाउट कॉन्शियस थॉट। हम इसको सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बस ऑल ऑफ सडन रिस्पॉन्ड करते हैं। कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, brain do not directly involve, brain do not directly involve, एक्चुअली ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है बट डायरेक्टली नहीं, मतलब तुरंत हमें सोचना है, समझना है, फिर कुछ नहीं करने का टाइम मिलता। ब्रेन इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि वो मेमोराइज करता है, ये जो भी चीजें हुई हैं आज ऑल ऑफ सडन वो हमें याद कैसे रहता है, क्योंकि फिर बाद में ब्रेन उसको मेमोराइज करता है आगे के लिए, फ्यूचर में अगर कभी ऐसा हो तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर सको। इस वजह से ब्रेन उस चीज को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। इस जो भी चीजें हुई हैं, जो भी एक्शन हुआ है, उसको मेमोराइज करने का काम ब्रेन करता है, बट उस टाइम पे ब्रेन बिल्कुल भी कोई वर्क नहीं करता है। ब्रेन डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। ओके, रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन ये, इसको अच्छे से याद कर लेंगे एंड डायग्राम जरूर देख लेंगे। रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन क्या है भाई? मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS टू द मसल्स कॉजिंग मूवमेंट और रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे मसल्स का मतलब है कि टारगेट जो भी रीजन है हमारा, वहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि अगर किसी मसल्स को मूवमेंट करना है या रिस्पॉन्स करना है तो उस केस में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन ही CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लाएगा, मसल्स को देगा, देन उसमें मूवमेंट होगी। ठीक है, रिले न्यूरॉन क्या होता है? एक्ट एज अ कनेक्टर, जैसा कि मैंने बताया सेंसरी न्यूरॉन है, इधर ये सेंसरी न्यूरॉन होगा, ये मोटर न्यूरॉन होगा। सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन है एंड ये मोटर न्यूरॉन है, ये बीच में इन दोनों को कनेक्ट करने वाला रिले न्यूरॉन है। ठीक है, ये देन रिले न्यूरॉन क्या करता है? कनेक्टर की तरह काम करता है, किस किस के बीच? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स के बीच, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। यही क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड से जो भी सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करता है। कोई भी सिग्नल आता है स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन से तो इसको ट्रांसमिट करता है सेंसरी एंड मोटर में, ऐसे इन दोनों को कनेक्ट करके। ठीक, टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स होंगे बॉडी में जो फर्दर फैले हुए होंगे वो सब आ जाते हैं किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एंड आपका एक और भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये एक मिनट, ऑप्शन और करके जो क्वेश्चन बी है वो क्या है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, पिकिंग अप अ पेंसिल, कंट्रोलिंग बॉडी पोस्चर एंड कंट्रोलिंग हंगर। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे आई थिंक। देखिए कि कौन सा पार्ट है जो थिंकिंग में हेल्प करता है, तो ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, फोर ब्रेन में सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। थिंकिंग, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये जो भी चीज़ है जिसकी बहुत तेज है तो सेरिब्रम हेल्प करता है। पिकिंग अप अ पेंसिल, सेरिबेलम, मतलब जो भी कोई बैलेंस या पोस्चर का जो कोई भी काम होता है वो कौन करता है? सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या सेरिबेलम। एंड कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, मेडुला, हाइंड ब्रेन के ऐसा पार्ट है। कंट्रोलिंग हंगर, हाइपोथैलेमस। ठीक, एंड वन थिंग मोर, ये जो भी है ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ब्रेन के जो भी पार्ट्स हैं कि कौन से पार्ट्स किस में हेल्प करते हैं, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन, इन सब के जो अलग अलग पार्ट हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, A pair of endocrine gland located in the human brains is, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स बताना है जो कि ह्यूमन ब्रेन में लोकेटेड है। कौन से दो ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड है जो ह्यूमन के ब्रेन में लोकेटेड हैं? तो वो देखिए कौन से हैं। पहली बात तो पैराथायराइड ग्लैंड तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड वन थिंग और, ये देखिए एक बात, ये है हाइपोथैलेमस। जैसा कि हम लोग ब्रेन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डायेनसेफेलॉन
सॉरी, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या है? ब्रेन का पार्ट है, हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, जिसमें कि क्या होता है, इसी हम लोग हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं डायनसेफेलॉन को भी। तो ये क्या है? एक ग्लैंड है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स इसको बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस तो होगा बट थाइमस नहीं, तो ये पेयर तो बिल्कुल गलत है। पीनियल ग्लैंड्स तो होता है बट थाइमस नहीं होता है, पैराथायराइड नहीं होता है, पिट्यूटरी तो होता है बट वो ब्रेन में, मतलब इन द ह्यूमन ब्रेन नहीं है वो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। Pineal glands is located on the dorsal side of forebrain and hypothalamus lies at the base of the thalamus and is base part of the diencephalon. Diencephalon को ही कहीं कहीं hypothalamus भी बोलते हैं। ये जो क्या होता है, बेस होता है ब्रेन का, एज वर्क एज अ प्लेट, ठीक है। द फोर पाथवे द एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड्स पता है ना कहाँ होता है? थायराइड ग्लैंड्स यहाँ नेक के पास, ट्रैकिया जहाँ इधर है, ठीक है। एंड उसके पीछे पैराथायराइड्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होता है? बोनी कैविटी, जिसको कि सेला क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस के जस्ट बाद जो आते हैं ग्लैंड वो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। बट उसके पेयर, मोस्ट अप्रोप्रिएट पेयर का ऑप्शन देंगे। देखिए हमें पता है कि पिट्यूटरी भी ब्रेन में ही, मतलब ब्रेन के बेस पे ही होता है, वो ब्रेन में नहीं है बट ब्रेन के बेस पे है। तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिट्यूटरी भी तो क्या है, ब्रेन में ही तो आ जाएगा। अगर ऐसा कभी कंफ्यूजन आता है या ऐसे कभी ऑप्शंस मिलते हैं तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि हमारा हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ये दोनों ब्रेन में ही, मतलब कि ये फोर ब्रेन के बेस पे एंड ये डायनसेफेलॉन का पार्ट ही है, ठीक है। तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट है। एंड अगर यहाँ पिनियल ग्लैंड्स नहीं दिया होता, पिट्यूटरी होता इनकेस, तो आंसर हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ही होता। बट अगर यहाँ पिनियल ग्लैंड दिया हुआ है तो फिर हमें पिट्यूटरी को बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा पिनियल ग्लैंड्स ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ ब्रेन प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी? ब्रेन को कैसे प्रोटेक्ट किया गया हमारी बॉडी में? तो पता है, सबको पता है कि ब्रेन के ऊपर क्या है, बोनी कवर लगा हुआ है, जिसको कि स्कल बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं जिसको, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम इसको भी। एंड क्वेश्चन बी क्या है, अ डॉक्टर फाइंड इन वन ऑफ हिज पेशेंट दैट ही इज नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ हिज बॉडी, state the reason of brain and also the part of brain which is responsible for it। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है हमारी बॉडी में। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है कि ब्रेन हमारी बॉडी में कैसे प्रोटेक्टेड है। तो ब्रेन प्रोटेक्टेड है हमारी, पहले बोनी जो ये स्कल जो होता है, बोनी स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन के ऊपर, वो तो स्कल जो है वो तो है ही, इसको क्रेनियम बोलते हैं। बट क्रेनियम के भी नीचे कुछ लेयर्स होती हैं, 2-3, जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के बाद 2-3 लेयर्स होती हैं जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस के ऊपर आता है क्रेनियम, यानी वो जो बोनी पार्ट होता है जिसको स्कल बोलते हैं, जिसपे मारो पीटो कुछ भी करो कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, जिसको क्रेनियम बोलते हैं, एंड 3 प्रोटेक्टिव लेयर जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। एंड उस मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रल जो ये फ्लूइड है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये क्या करता है, कुशन की तरह एक्ट करता है, यानी कोई शॉक वगैरह जो होती है, इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह, उनसे भी मतलब प्रिवेंट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आंसर था हमारा कि डॉक्टर के पास कोई मतलब जो भी पेशेंट गया वो क्या करता है, अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है, पोस्चर नहीं कर पाता है। तो क्या रीज़न है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हाइंड ब्रेन में जो सेरिबलम होता है वो बैलेंस एंड पोस्चर में हेल्प करता है, तो रीज़न वही होगा, ठीक है। द हाइंड ब्रेन इज द रीजन ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, स्पेसिफिकली द सेरिबेलम। हाइंड ब्रेन में भी सेरिबेलम, ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस। तो अगर ऐसा कुछ होता है इनके सभी, तो यहाँ बस ये पूछा था कि कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो ये मेंटेन करता है, तो यहाँ तो हम बता दिए। लेकिन अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इस पार्ट में हाइंड ब्रेन के सेरिबेलम वगैरह में कुछ डिफेक्ट होंगे, कोई प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है।
तो आप लोग देख रहे हैं कि ब्रेन में अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि किस किस पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है। एंड नेक्स्ट थोड़ा सा फॉर्म चेंज होता है, बट आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो भी है एक ही क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है, बस थोड़े थोड़े से फॉर्म चेंज करके। कहीं आपको ऐसे सीरीज में दे रहा है कि थिंकिंग में, पोस्चर में एंड पिकअप द पेंसिल, इन सब में किसका रोल है। एंड कहीं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये सारी चीजें हैं, ये पोस्चर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, तो इसमें बॉडी बैलेंस नहीं कर पा रहा है, तो किस पार्ट, कौन सा ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है। ऐसे क्वेश्चंस तो दोनों सेम है, क्वेश्चंस तो दोनों ब्रेन के पार्ट के फंक्शन से ही है, बट क्या है, फॉर्म चेंज है। तो इस तरीके से देखिए कि आपके अपकमिंग एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, यही तो होगा। अपकमिंग एग्जाम में भी तो यही सारी चीजें आने वाली हैं, यही सारी चीजें रिपीट कर रही हैं। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, इसलिए ये जो सेशन है आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे रिपीटेड क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस, एंड जो भी अपडेट सेशन से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड हर बार इसे क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द टाइम। ये हर बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, आपको ये जरूर देखने मिल जाएगा। द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन विच डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स इज नोन एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, क्वेश्चन ये है हमारा, प्लांट ऑल्सो हैव नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट विच में नॉट बी ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, जैसा कि प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी कोऑर्डिनेशन होती है प्लांट्स में, जो भी चीज़ें कंट्रोल होती हैं उनमें उनमें ऐसा कोई नर्वस सिस्टम या कोई ऐसा स्पेसिफाइड सिस्टम तो होता नहीं है। तो उसमें क्या होता होगा, उनमें क्या होती हैं, कुछ तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, उनके मूवमेंट्स के बेसिस पे उनके अंदर जो भी कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, दो टाइप्स की मूवमेंट होती हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट एंड ट्रॉपिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें कि ग्रोथ नहीं होता है, डायरेक्टली ग्रोथ नहीं होता, वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मूवमेंट देखने मिलेगी, ग्रोथ किसी भी तरह का नहीं होगा। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिससे कोई भी स्टिमुलस के आने से जो प्लांट्स में मूवमेंट दिखाई देती है, उसमें धीरे धीरे प्लांट्स में ग्रोथ भी देखने मिलता है एंड ये थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन है हमारा कि नेम द मूवमेंट विच कॉजेज एक्स। ये डायग्राम है, यहाँ पे ये आपको एक्स दिखाया गया है एंड यहाँ पे ये वाई दिखाया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये डायग्राम देखना है और बताना है कौन सा मूवमेंट एक्स शो कर रहा है एंड कौन सा मूवमेंट वाई शो कर रहा है। ठीक है, यही हमें बताना है। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछा है, राइट द नेम ऑफ हार्मोन दैट प्लेज अ मेजर रोल इन फॉलिंग ऑफ लीव्स। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन सा मूवमेंट कॉजेस करता है एक्स। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हो रही है ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या हो रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसा कि मैंने अभी बताया, ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसा मूवमेंट जिसमें जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मूवमेंट यानी जिधर स्टिमुलस होगा उधर ही वो क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि जिस साइड स्टिमुलस है उसी साइड उसका मूवमेंट देखने मिलेगा। लेकिन डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब, अगर स्टिमुलस इधर से, मान लीजिए स्टिमुलस में आ गया लाइट एक तरह का सिग्नल है प्लांट के लिए, अगर लाइट इधर से आ रही है तो प्लांट में मूवमेंट हमेशा लाइट की तरफ होगा, तो ये क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात बोला गया है, किस तरह का मूवमेंट है ये, तो ये तो डायरेक्शनल मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट है। एक्स कैसा, डायरेक्शनल मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट में बहुत सारे आते हैं टाइप, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ऐसे करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लांट की सूट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, यानी कि ये लाइट के ही डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सपोज यहाँ से लाइट आ रही होगी एंड ये इधर से ही इंक्रीज कर रहा है मूवमेंट लाइट के साइड, तो इसको हम बोल देंगे अगर ये स्टिमुलस की साइड मूवमेंट देखने मिल रही है तो उस पोर्शन को हम बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ये कौन सी मूवमेंट हो जाएगी, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एंड
ये क्या हो सकता है, ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म हो सकता है, बोल सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है तो ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। बट इनमें जो ये डायरेक्शन दिखाई दे रही है मूवमेंट की, इस साइड दिखाई दे रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। कौन सी मूवमेंट दिखाई दे रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एंड सूट में क्या होता है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, एंड यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ हार्मोन दैट प्ले मेजर रोल इन लीफ फॉलिंग्स एंड रैपिड सेल डिवीजन। तो लीफ फॉलिंग में जो हेल्प करता है वो होता है एब्सिसिक एसिड, एंड सेल डिवीजन में जो हेल्प करता है वो होता है साइटोकाइनिन्स, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। How is this stimulus of touch communicated and explain how the movement takes place। तो ये बात आ गई ना नेस्टी मूवमेंट की, क्योंकि टच के सेंस में टच हुआ तो वो जैसे अगर टच का रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें कोई ग्रोथ तो हो नहीं रही है। टच म्यूमिका पोडिका जो है प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, उसको टच करते हैं, टच का सिग्नल आया, थिग्मोनेस्टी इसको बोलते हैं, सिस्मोनेस्टी बोलते हैं। तो वो टच करने से उसकी पूरी लीव्स क्या होती है, फोल्डेड होती चली जाती है। एक लीफ फोल्ड होती है, उनके पेन्यूल्स में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं वो जो उसके वजह से वो केमिकल्स रिलीज होके वो सबको एक साथ पूरे पेन्यूल्स, पूरे लीफलेट्स होते हैं, पेन्यूल्स होते हैं, उनको फोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से उनमें क्या हो जा रहा है, नेस्टी मूवमेंट तो देखने मिल रही है। लीव्स पूरी खुली हुई थी, पूरी लीव्स फोल्ड हो गई, बट क्या है उसमें किसी तरह का ग्रोथ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड और करके क्वेश्चन दिया है, वो क्या है, नेम द प्लांट हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। हाउ डज दिस हार्मोन हेल्प इन प्लांट्स टू बेंड टुवर्ड। कौन सा होता है भाई, ऑक्सिन होता है। एक बार आंसर आप लोग पढ़ लेंगे। जियोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म बताया गया है। जियोट्रॉपिज्म को पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी लिख सकते हैं, अगर इन केस अगर लिखना है हमें कि किस में पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है, तो सूट में निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा, रूट में पॉजिटिव होगा। एंड वाई में तो फोटोट्रॉपिज्म, मतलब लाइट के तरफ हो रहा है तो फोटोट्रॉपिज्म है ही। हॉर्मोन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है ये देख लेंगे। एंड यहाँ पे किस तरीके से म्यूमिसा पोडिका में होता है सेंसिटिविटी ये देख लेंगे। पल्वाइनस में जो भी आता है, टर्गर आते हैं, ठीक है, प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये पढ़ लेंगे एक बार। इम्पल्सेस आते हैं जिनकी वजह से वो उसमें मूवमेंट दिखाई देती है, ग्रोथ किसी भी तरह का नहीं होगा। इसको एक बार रीड कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन इसके, ओके। एंड कौन सा प्लांट सूट टिप पे होता है, तो वो होता है ऑक्सिन। आप रीड कर लेंगे इसे अच्छे से, एंड इसी तरीके से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ये भी ध्यान रहे कि अगर हमें एक्सप्लेनेशन पूछा है तो हमें बताना ही होगा, ठीक है। एक बार मैं रीड कर ही देती हूँ। लीव्स ऑफ म्यूमिसा पोडिका यानी टच मी नॉट प्लांट आर सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होते हैं वो। व्हेन टच, जैसे ही टच करेंगे उनके लिए स्टिमुलस आया, रीचेस द बेस ऑफ द लीफ। लीफ की जो बेस होती है, ऐसे उनके कुछ लीव्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये मान लीजिए ये लीव्स है, ऐसे ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं। ये अभी ओपन है, इनके लिए सिग्नल क्या है, जैसे ही इनको कोई टच करेगा वो इनके लिए क्या हो जाती है, सिग्नल हो जाती है। कोई इन्हें टच किया वो इनके लिए एक सिग्नल है, स्टिमुलस है, ठीक है। द बेस ऑफ लीफ, जैसे ही मतलब स्टिमुलस गया, एंड द वाटर इन द लीव्स वैक्यूल्स ऑफ द सेल्स ऑफ द लीफ लूजेस वाटर टू द एडजेसेंट ऑफ सेल। जैसे ही उनमें क्या होते हैं, सिग्नल जाते ही वाटर जो लीफ में होती है वो वहां से लॉस होने लगती है, निकलने लगती है, एडजेसेंट सेल्स में जाने लगती है। एट द वाटर escape द लीफ विच then become flaccid। जैसे ही वाटर निकलता है लीफ फ्लैसिड होती जाती है। हम पढ़े हैं ऐसा ऑस्मोसिस वगैरह में, क्या होता है जब वाटर आउटसाइड आते हैं, अनदर साइड जाते हैं, जब भी वाटर सेल से आउटसाइड, तो सेल्स क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड होने लगेंगी, ठीक है। दिस कॉजेज लीव्स टू क्लोज, जैसे ही वाटर निकलेगा फ्लैसिड्स हो जाएंगे वो, तो जिसकी वजह से वो क्लोज हो जाएंगे। एंड वही इम्पल्स जैसे ही चेंज, तो टर्गर प्रेशर चेंज होगा उनका, जो भी वाटर की वजह से टर्जिडिटी मेंटेन थी उनके अंदर, वो लॉस होने लगेगा, जिससे कि वाटर तुरंत एक लीफ से दूसरी लीफ में गया वाटर, तीसरे, ऐसे करते 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 सारी लीफ फ्लैसिड यानी कि फोल्ड होती चली जाएंगी। ओविंग दिस स्टिमुलस द टर्गर ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द पल्वाइनस इज लॉस्ट एंड द लीफ ड्रॉप्स डाउन, ठीक, इस तरीके से होता है। The stimulus is transmitted as an action potential from a stimulated leaflet to leaflet swell and base weight, बता देते हैं। And from there the pulvini of the other leaflets which run along the length of the leaf rachis
The action potential then passes into the petiole and finally the larger pulvinus at the end of petiole where the leaf attached to the stem. होता ये है जैसे कि यहाँ से वाटर लॉस हुआ, कोई टच किया, स्टिमुलस आया, वाटर क्या हो जाता है, अब यहाँ से वाटर की मूवमेंट स्टार्ट होने लगती है, इस सेल से आउट होने लगी, ये सेल्स फ्लैसिड होने लगेंगे इसके, ये होता है पल्वाइनस इनका। अब यहाँ पे ये जो पल्वाइनस होता है इनका एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है जिसकी वजह से अब स्टिमुलस आते हैं, तो ये स्टिमुलस इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, इस तरीके से ये ट्रेवल करने लगेंगे जिसमें एक्शन पोटेंशियल इनकी चेंज होने लगेगी। एक्शन पोटेंशियल यानी अब इनकी मेम्ब्रेन क्या हो रही है, वाटर लॉस होने की वजह से अब उनके अंदर आयनिक चेंजेस आएंगे ना, उस चेंजेस की वजह से क्या हो जाएंगे, अब सारे लीव्स एक एक करके एक साथ क्लोज हो जाएंगे, ड्रॉप डाउन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स से क्वेश्चन आ गया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से चलता है, तो सबसे पहले कोई भी स्टिमुलस आता है तो उसको रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट। कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट। डेंड्राइट तो रिसीव करता है बट एक्सॉन के पास नहीं जाता, ये गलत है। तो सबसे पहले हमें डेंड्राइट देखना है, तो डेंड्राइट देख लेंगे, डेंड्राइट से स्टार्ट होता है। हम देखेंगे डेंड्राइट कहाँ कहाँ है, यहाँ भी देखा मैंने, यहाँ भी देखा। सबसे पहले तो सिग्नल कहाँ जाती है, डेंड्राइट के पास। एक बार मैं बना के बता ही देती हूँ, पढ़े तो हैं आप लोग बट फिर भी, ये है एक्सॉन एंड ये है हमारा, चलो भाई, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, ये होता है डेंड्राइट्स। ये है सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स इसको बोलते हैं। ये होता है सेल बॉडी, इसको बोला जाता है एक्सॉन। अभी मैंने बहुत वेल डायग्राम नहीं बनाया, बस बता दिया। ये होता है हमारा डेंड्रॉन्स होते हैं एंड इसको बोला, ये होते हैं ये डेंड्रॉन्स, ये होता है साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। देखिए आगे, कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स आता है कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट। तो सबसे पहले कोई भी इम्पल्स को रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट से फिर कहाँ जा रहा है वो, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी से फिर कहाँ जा रहा है, एक्सॉन के पास। एक्सॉन से फिर कहाँ जा रहा है वो, नर्व एंडिंग। इसी को डेंड्रॉन को नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। तो कौन सबसे पहले नर्व एंडिंग से स्टार्ट होगा, नहीं गलत है सॉरी, क्या सेल बॉडी से स्टार्ट हो रहा है, नहीं गलत है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हमें दो जगह दिखाई दिए हैं तो हमने मान लिया ये भी सही हो सकता है, ये भी सही। फिर हम आगे देखेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे तो इसमें लिखा है एक्सॉन। क्या डेंड्राइट्स के जस्ट बाद एक्सॉन आता है, नहीं, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन भी हमारा सही है, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट से सेल बॉडी, देन एक्सॉन, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एक्सप्लेनेशन, आप इसको पढ़ लेंगे। अब आ जाते हैं 2024 पे। इस तरीके से हम लोगों ने 25 के सारे क्वेश्चंस को देख लिए हुए हैं, जिसमें कि आप देख चुके हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन एंड जो भी कोऑर्डिनेशंस के मूवमेंट है प्लांट्स में, वो सारे क्वेश्चंस हमने किए। अब आइए देखते हैं 24 का। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है देखिए आगे, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से क्वेश्चन आ गए। देख लीजिए कितने मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आपके फॉर्म चेंज है बट रिपीटेड है। हाउ मेनी टाइम्स, इन नर्व सेल्स द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज, तो हमें पता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी या साइनेप्स बोलते हैं। मतलब कि वो जंक्शन न्यूरॉन्स जहाँ पे एंड हो रहा है, जो कि मसल से जब कनेक्ट होता है तो वहीं पे तो वो अपने केमिकल फॉर्म में रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब न्यूरॉन्स क्या हो, मसल से अटैच हो, तो यहाँ तो होगा नहीं। क्या यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है, नहीं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। डेंड्राइट में होता है, नहीं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल रिसीव करता है। यहाँ भी वही चीज चलती है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये ऐसा जहाँ पे केमिकल फॉर्म में रिलीज होगा। इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट
हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफर फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट। यहाँ पे पूछा गया जो लीफ में जो सेंसिटिव मूवमेंट हमने देखा है अभी मिमोसा प्यूडिका में एंड रूट में कैसे डिफरेंट है, तो आप जानते हैं कैसे डिफरेंट है। अभी हमने पिछला ही पहले जो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वही था, उसमें होती है नेस्टिव मूवमेंट जिसमें कि ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है एंड ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। एंड इसमें क्या होता है, टर्गर प्रेशर में चेंजेस, एक्शन पोटेंशियल में चेंजेस एंड टच, कोई ऐसी स्टिमुलस होती है टच वगैरह, इनसे होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, जो कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में जिधर टच किए उधर ही नहीं पूरा मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड ट्रॉपिक मूवमेंट होती है रूट में जिसमें कि सिग्नल के टूवर्ड ही मूवमेंट होती है, जियोट्रॉपिज्म, इस तरीके की मूवमेंट है। तो यही है इनका डिफरेंस। एंड और करके जो क्वेश्चन है वो क्या है देख लेते हैं। देयर इज अ हार्मोन विच रेगुलेट्स carbohydrate, protein, fat metabolism in our body. Name the hormone and gland which secrete it. Why it important for us to have iodized salt in our diet? Sorry. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से हार्मोन्स हैं रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में, और कौन सा ग्लैंड है जो इस हार्मोन को सिक्रीट करता है। इसमें इस हार्मोन्स के लिए हमारी डाइट में सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो भी ये फैट मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट सब कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स इससे रिलीज होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं। एंड आयोडाइज सॉल्ट इसके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आयोडीन ही इसको एक्टिवेट करता है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जिसको कि हम अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड ये मूवमेंट दिया हुआ है, उसमें नेस्टिव मूवमेंट होती है, थिग्मोनेस्टी, एंड इसमें क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म होता है। इस चीज को आप पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आ गया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन फिर से आ गया। इसमें बताना है आपको फ्लो चार्ट से पाथ, वो सारे पाथ बताने हैं और एग्जाम्पल लेना है स्नीजिंग का, मतलब टारगेट रीजन आपका वहां पे स्नीजिंग जो आपका वर्क है वो स्नीजिंग है। स्नीजिंग का एग्जांपल लेके आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिखाना है रिफ्लेक्स एक्शन। तो कैसे दिखाएंगे भाई, देखिए पहले तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है वो हमने बता लिया है। रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी ऑब्वियस सी बात है, इनवॉलंटरी मतलब जो कि आपके कंट्रोल में ना हो, ठीक है। आइए तो क्या हो जाता है, सबसे पहले स्टिमुलस जो भी आएगा, मतलब कोई इरिटेंट आएगा नेजल पैसेज में जिसकी वजह से हम इरिटेट हो रहे हैं, हमें छींक आने वाली होगी। सेंसरी रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स तक सिग्नल जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड कैरी करेगा सिग्नल्स को, स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग कर देगा, देन मतलब कि अब वो टारगेट रीजन तक पहुंचाना है। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स तक जाएगा सिग्नल, ठीक है। देन इफेक्टर मसल्स पे जाएंगे, वेट, इफेक्टर मसल्स पे जाएंगे सिग्नल, इफेक्टर मसल्स पे, ओके व्हाट हैपनिंग, वेट सॉरी, इफेक्टर मसल्स पे सिग्नल जाएंगे, सॉरी यही थे ना हम, ठीक है। इफेक्टर मसल्स पे सिग्नल जाने के बाद क्या होता है, जैसे ही गया स्नीजिंग, इफेक्टर मसल्स क्या हमारा स्नीजिंग और नेजल पैसेज में ही हमें वही मसल्स में क्या हो जाएगा, सिग्नल जाएंगी नेजल पैसेज में। अब यहाँ डायफ्राम, चेस्ट, एब्डोमिनल मसल्स यही सब इन्वॉल्व होंगे ना स्नीजिंग कराने में, क्योंकि यही क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट होगी, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स में, तब जाके क्या करेंगे हम स्नीज करेंगे एंड देन रिस्पॉन्स आएगा स्नीजिंग। स्टिमुलस प्रेजेंस ऑफ इरिटेंट इन द नेजल पैसेज, स्टिमुलस जो सिग्नल होगा वो कहाँ होगा, नेजल पैसेज में होगा। इस तरीके से हम फ्लो चार्ट दिखाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का कि सबसे पहले स्टिमुलस आया, देन सेंसरी रिसेप्टर उसको रिसीव करेगा, देन क्या हो जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स तक वो गया, स्पाइनल कॉर्ड ने प्रोसेसिंग किया, क्या चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स एक्शन में चीज़ें जाती हैं, ब्रेन तक जाए बिना स्पाइनल कॉर्ड से ही वो तुरंत मोटर न्यूरॉन्स को जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स तुरंत क्या करता है, इफेक्टर ऑर्गन को वो सिग्नल देता है। इफेक्टर ऑर्गन पे सिग्नल गया जहाँ पे डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स एंड चेस्ट होंगे, फिर क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, तुरंत इफेक्टर ऑर्गन्स तक गया, इफेक्टर मसल्स तक सिग्नल गया, वहां से तुरंत रिस्पॉन्ड आएंगे, स्नीज कर देंगे हम, ठीक। अब यहाँ पे है सेंसरी रिसेप्टर, ये जो भी है चीजें आप देख लेंगे कि किस तरीके से एक्ट कर रहा है। नेजल नर्व इन डिटेक्ट द, कौन पहचानता है
मतलब जो भी स्टिमुलस आया किसको, नेजल नर्व एंडिंग डिटेक्ट द इरिटेंट, जो भी नेजल का नर्व एंडिंग है, न्यूरॉन्स वहां पे लगे होंगे नर्व एंडिंग में, वही तो पहचानेगा ना कोई इरिटेंट आया है, कोई सिग्नल है, यानी कि स्नीज करना है। तो फिर सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल तुरंत सेंसरी न्यूरॉन को वो देगा, न्यूरॉन्स के जो नर्व एंडिंग है वहां से तुरंत सेंसरी न्यूरॉन के पास सिग्नल गया, वहां से तुरंत स्पाइनल कॉर्ड क्या कर देगा, रिफ्लेक्स एक्शन कराएगा, बिना सोचे समझे बस स्नीज करना है। फिर मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेगा, देन क्या हो जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक जाएगा एंड स्नीज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन ब्रेन। दो तरह का नर्वस सिस्टम पढ़े हैं, सीएनएस एंड पीएनएस, तो यहाँ पे पेरीफेरल का सिग्निफिकेंस पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। पता है आप लोग को, उसमें लेयर्स होते हैं, लेयर्स के अंदर सीएसएफ मतलब कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे फिर से आपका डायरेक्शनल मूवमेंट के बारे में पूछा है, वाटर का एग्जाम्पल लेके। तो आइए देखते हैं, आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन, जो भी एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ेंगे क्योंकि उसको मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंसरी इनपुट है, मतलब कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो भी नर्व्स हैं भाई वही तो डिटेक्ट करते हैं ना स्टिमुलस। पूरे बॉडी में अगर नर्व्स ही नहीं होंगे तो फिर कहाँ क्या हो रहा है, वो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कैसे, तो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। एंड क्या हो जाता है देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं। कोई भी सेंस करने की जो भी स्टिमुलस होगी, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। उसी में तो आते हैं ना सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड रिले न्यूरॉन। पीएनएस रेगुलेट्स करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि बैलेंसिंग, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक हार्ट रेट, डाइजेशन, रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई फैसिलिटेटेड बाय पीएनएस। ये सारी चीजें जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो सब कौन करता है, पीएनएस करता है। पीएनएस में क्या क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये सारी चीजें इन्हीं के अंदर आए, सारे नर्व्स इसी में तो आएंगे ना। इट कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल ऑर्गन्स इनेबलिंग कोऑर्डिनेशन एंड, ठीक है, इसको एक बार आप एक्सप्लेनेशन के बाद पढ़ लेंगे। बस इसका आपको फंक्शन इंपॉर्टेंट लिख देना है। क्या है कि जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो उसको कराते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। और ह्यूमन ब्रेन का सेफ गार्ड क्या है, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, आप इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, ये जो भी हमारा मूवमेंट है, कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के थ्रू मूवमेंट्स एंड वाटर के थ्रू हाइड्रोट्रोपिज्म, आप इसको पढ़ लेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसको देख लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, ठीक है, तो हार्मोनल्स प्लांट एंड एनिमल दोनों में देखना है हार्मोन्स के कोऑर्डिनेशन। एंड विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज, फिर से आ गया ये विच पार्ट ऑफ ब्रेन। इंटेलिजेंस के लिए क्या होगा, राइडिंग ए बाइसिकल, वॉमिटिंग, कंट्रोलिंग। एंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं मैकेनिकल इंजरीज के अगेंस्ट, ये बताना है। और देखिए ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इससे आपके, फिर आगे मूवमेंट से क्वेश्चंस। तो देखिए सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड है। कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देख लेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट केमिकल का क्या होता है कि ग्लैंड्स होते हैं जिसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जबकि हार्मोन्स इन वेरियस ऑर्गन्स प्लांट्स में जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, इनमें कोई ग्लैंड्स नहीं होता है। इसमें क्या हो जाते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फाइटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनको बोलते हैं। Hormones are transported through blood in animals, but in plants can be transported through vascular tissues. Hormonal regulation involve complex feedback mechanism and interaction between different glands and hormones. Feedback mechanism मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा बन रही है और अब उसका काम नहीं है, तो तुरंत क्या हो जाता है कि वो वहाँ पे इनिबिटर होते हैं, वो उसको रोक देते हैं। अगर कोई चीज़ कम हो रही है, इनिबिट है, तो उसको वापस से स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। जबकि इनमें क्या है, और ये ब्लड के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एनिमल्स में। इनमें फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, इंटरेक्शन होता है ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बीच में। एंड प्लांट्स में क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन इन्फ्लुएंसेस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
इनमें तो पूरी ऑर्गन्स ही, इनकी कुछ कुछ ऑर्गन्स ही हार्मोन्स को बनाती हैं एंड वो पूरे तरीके से उनमें सारे फंक्शंस को कराते हैं, लीफ का गिरना, लीफ का ना गिरना, फ्रूट का पकना, ये सारी चीजें। कौन कौन सा पार्ट किसमें इन्वॉल्व है, देखो इंटेलिजेंस में सेरिबेरम, बाइसिकल राइडिंग में सेरिबेलम, वॉमिटिंग में मेडुला ऑब्लंगेटा एंड स्लीपिंग में हाइपोथैलेमस, जो भी क्वेश्चन था पीछे। ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कैसे प्रोटेक्टेड है, तो ब्रेन तो स्कल यानी कि क्रेनियम एंड मेनिंजेस से एंड ऑल्सो बाई सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इन सारी चीजें से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में फिर से क्वेश्चन वही, हाँ जो मैंने देखा था और करके ऑप्शन में था। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर रखा है, जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म वही है जो कि टुवर्ड द अर्थ हो, मतलब रूट में ही देखने मिलता है, ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे। इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन, ठीक है, एंड क्या करता है, ये जो भी हार्मोन्स वगैरह प्लांट में, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है, ग्रोथ हार्मोन जो इनहिबिट ग्रोथ जो होता है ऑक्सिन कराता है, कैसे इनहिबिट करता है ग्रोथ को, ये आप रीड कर लेंगे, ठीक है। ये कौन सा थिग्मो रिसेप्टर, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मोट्रॉपिज्म में, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिग्मोट्रॉपिज्म इन टेंडिल्स इज ऑक्सिन। ऑक्सिन ही क्या होता है टेंडिल्स में, थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब कि टच के थ्रू जो मूवमेंट होती है उसको थिग्मो बोलते हैं। व्हेन टेंड्रिल टचेज अ सपोर्ट देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन लीडिंग ऑफ डिफरेंशियल ग्रोथ टू अब्जॉर्व डायरेक्शनल मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिज्म में जैसे क्या होता है, जो टेंड्रिल्स होती है ना, जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं देखते हो, उनमें टेंड्रिल्स होती हैं, अगर ये स्टिक हम लगा दिए हैं, जैसे ही ये टेंड्रिल्स इनको टच करती है, ये थिग्मोट्रॉपिज्म इसमें इसीलिए होता है, जैसे ये टेंड्रिल्स इस स्टिक को टच करती है तो उनके जो टेंड्रिल्स का टिप होता है वहां पे होता है ऑक्सिन, वो ऑक्सिन तुरंत क्या होता है एक्टिवेट हो जाता है, रिलीज होने लगता है एंड वो टेंड्रिल्स में ग्रोथ, टिप पे ग्रोथ होने लगेंगी एंड वो इसको रोल करते 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 ऐसे फिर वो उसकी लेंथ इंक्रीज होने लगती है, इसको बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, जो कि क्लाइंबिंग प्लांट्स वगैरह में देखने मिलते हैं, उसमें हेल्प करता है ऑक्सिन। अब आ जाते हैं हम लोग 2023 पे। हमने 2024 एंड 2025 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और आपने देखा कि कुछ नया आपको नहीं मिला होगा। क्या मिला आपको उसमें, या तो ट्रॉपिक मूवमेंट, या तो प्लांट्स में मूवमेंट आपको देखना पड़ा, या तो रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन के ये पार्ट, ब्रेन के वो पार्ट के फंक्शंस क्या। तो इस तरीके से आप ये समझ चुके होंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसमें एक सीरीज में रिपीटेड टाइम मेनी टाइम्स क्वेश्चंस को रिपीट किए गए हैं, बस थोड़े से फॉर्म चेंज कर करके, एंड क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब तक आप ये समझ चुके होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन के पार्ट्स एंड प्लांट्स में जो भी मूवमेंट्स हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब को आप बहुत अच्छे से करेंगे। इन सारे क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे एंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब 2023 का क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर से आ गया हार्मोन्स इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनेंस। तो हमें पता है साइटोकाइनेंस क्या कराता है भाई, सेल डिवीजन कराता है, प्रमोट सेल डिवीजन, ऑप्शन ए इज सही। विल्टिंग ऑफ लीव्स बिल्कुल नहीं कराता है ये, एंड प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बिल्कुल नहीं, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम बिल्कुल नहीं, इसका काम सिर्फ प्रमोट सेल डिवीजन का होता है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन। देखिए पार्ट ऑफ ब्रेन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस पता है, सेरिबेलम। बीटिंग ऑफ हार्ट किसकी वजह से होता है भाई, ब्लड प्रेशर। बीटिंग ऑफ हार्ट ये किसकी वजह से होगा, हाइंड ब्रेन में पार्ट होता है। थिंकिंग किसकी वजह से होगा, सेरिबेलम की वजह से, ये दोनों मेडुला ऑब्लंगेटा की वजह से होगा। यहाँ पे ये देख लीजिए, मेडुला सेरिबेलम एंड सेरिबेलम, ठीक है, याद हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से इन सारी चीजों को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड इन ए स्कैरी यानी कि डरावने सिचुएशन, जब आप बहुत ज्यादा डर गए हो, बाय एनिमल्स। राइट एनी 3 रिस्पॉन्स विच इनेबल द एनिमल बॉडी टू डील विद इट। स्कैरी सिचुएशन में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भाग जाओ। एड्रेनालिन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसको बोलते हैं, या एपिनेफ्रिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग डर एकदम घबराए होते हैं, सांप देख लिया, ऐसा
शेर आ गया हमारे पीछे तो एकदम डर जाते हैं, ऐसे वाले सिचुएशन में एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन। इसके रिस्पॉन्सेज क्या है भाई, क्या क्या ये कर देता है, देखो इंक्रीज हार्ट रेट, डायलेटेड प्यूपिल्स यानी आंखें एकदम मतलब बड़ी हो जाती हैं एकदम। सांप देख लिए या अपने आसपास शेर देख लिए, क्या होगा उस टाइम कंडीशन, तुम अकेले हो, गाड़ी खड़ी किए हो, पीछे से देखे नहीं, जस्ट उतरे जैसे ही डोर खोल रहे हो, गेट खोल रहे हो अपने कार का, देख रहे हो कौन है, डोर ओपन हुआ नहीं कि तुम्हारे सामने शेर है, क्या कंडीशन होगी तुम्हारी। वो जो कंडीशन होता, वो जो स्कैरी सिचुएशन होता, उस सिचुएशन में जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन। उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो धड़कनें बढ़ जाती हैं, हार्ट रेट एकदम हाई, वन थिंग। दूसरी थिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं, ये क्या हो गया, ये क्या है, ऐसे करने लगते हो ना तुम लोग, ये वाला कंडीशन। एंड इंक्रीज ब्लड शुगर, जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी इंक्रीज हो जाता है। एड्रेनलिन इंक्रीजेज हार्ट रेट, enabling the animal to pump more blood and oxygen to the muscles. This help the animal to react quickly to the perceived danger. हार्ट रेट क्यों इंक्रीज हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा पंप होने लगेगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्शन करने लगेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा ज़्यादा उनको मिलने लगेगा, जिससे वो एनर्जेटिकली क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक। दूसरा डायलेटेड pupils, एड्रेनलिन causes the pupils to dilate which help the animal to see more clearly, ताकि इजीली उनको दिख सके लो लाइट कंडीशन में भी। दिस इज essential for detecting potential threats and reacting quickly. इजी एकदम आंखें बड़ी हो जाती ताकि चीज़ें देख सको कि वो है क्या, अंधेरा है, डार्क कंडीशन, उस केस में भी देख सको अच्छे से और उसके रिस्पॉन्ड कर सको क्विकली। थर्ड क्या है, adrenaline increases the release of glucose from the liver into the blood stream, providing the animal with a quick source of energy. एनर्जी ग्लूकोज से ही तो मिलेगी। ठीक है भाई, इस तरीके से ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं जिससे कि हम लोग डील करते हैं। हम कहते हैं धड़कनें बढ़ गई, आंखें बड़ी हो गई, तो ये सब होता है हमारी हेल्प के लिए होता है, परेशान नहीं होना है। फिर से आ गया सेंसरी नर्व of reflex arc carries information from the receptor cell to the sensory nerve of reflex arc. reflex arc मतलब कि जिस पाथवे से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये पाथवे को हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन से जाता है रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से जाता है मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से फिर टारगेट ऑर्गन। ये जो पाथ चली है, इसी पाथ को बोल देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते थे, रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो क्या हो जाता है, इसमें पूछा है जो सेंसरी नर्व का रिफ्लेक्स आर्क है वो कैरीज करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल्स टू द, रिसेप्टर सेल से वो किसको लेके जाता है इंफॉर्मेशन, स्पाइनल कॉर्ड को ले जाएगा, ब्रेन को ले जाएगा, मसल्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन को ले जाएगा कि बोन्स ऑफ द रिसेप्टर, और बोन को तो ले नहीं जाएगा, ब्रेन को तो ले नहीं जाएगा, मसल्स ऑफ द इफेक्टर को तो मोटर ले जाएगा, वो किसको ले जाता है, स्पाइनल कॉर्ड को ले जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ अ सूट ऑफ प्लांट व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू यूनिडायरेक्शनल लाइट, हाउ डज इट प्रमोट फोटोट्रोपिज्म। कौन सा हार्मोन है रिस्पॉन्सिबल है जो बेंड कराता है, भाई हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन ही होता है जो कि उन्हें बेंड कराता है, वही उनमें क्या कराता है, फोटोट्रोपिज्म कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स सेंसिटिव प्लांट। फिर से हम लोगों ने पढ़ा मिमोसा प्यूडिका, उसी का क्वेश्चन फिर आ गया है, वही सेम चीज है। व्हाट हैपन साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स स्टेट ब्रीफली। अब साइनेप्स में क्या होता है, ये एक आपको नई चीज अभी मिली है जो कि बाकी और पिछले ईयर्स में नहीं देखने मिले हैं। एंड बाकी मतलब है तो आपके ही सिलेबस से, नया नहीं, मतलब एकदम उठ के भैया लोग के सिलेबस का नहीं आ गया है, इसी सिलेबस आप ही के चैप्टर का है। नई चीज मतलब कि एक नया क्वेश्चन मिला है। अभी तक हमें ब्रेन के पार्ट, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट यही देखने मिल रहे थे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस यही। अभी हमें मिला है कि साइनेप्स में क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स होती है उनमें क्या होता है ये बताना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन देख लेंगे आप लोग, कौन सा मूवमेंट होता है नेस्टिक मूवमेंट, वो अब देखो। हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स टेक्स प्लेस थ्रू द साइनेप्सेस। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सेट ऑफ
the release of some chemicals called neurotransmitters. These chemicals cross the gap or synapse and start a similar electrical impulses in the dendrite of the next neurons. मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रखा है कि ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है हमारा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मैं बहुत फाइन डायग्राम नहीं बना रही हूँ। यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही होती है, ढेर सारी न्यूरॉन एक साथ लगी होती हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये जो बीच में इनके गैप होता है यही कहलाता है साइनेप्स। क्या कहलाता है? साइनेप्स। ये जो साइनेप्टिक नर्व्स होती है इन्हीं में होती है न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहीं पे जैसे ही ये डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट जैसे ही सिग्नल रिसीव करता है, ये सिग्नल यहाँ से आया, ये सिग्नल जैसे ही आता है यहाँ पे आके ये यहाँ पे एक्टिव है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे कुछ केमिकल्स, ठीक है, डोपामीन जिसको आप लोग बोलते हैं, डोपामीन एंड एसिटाइलकोलिन, ये सब क्या केमिकल्स यहाँ रिलीज होंगे। अब यही केमिकल क्या, ये केमिकल यहाँ रिलीज हो गए वापस फिर डेंड्राइट्स पे ये स्टिमुलस किस फॉर्म में जाने वाले हैं? इलेक्ट्रिक के फॉर्म में। अब यही केमिकल्स फिर वापस से किस में जाएंगे? इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जाएंगे। यही होता है दो साइनेप्स के बीच में कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जैसे आते हैं साइनेप्स के पास, वो सेट ऑफ हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से कुछ केमिकल्स रिलीज कराते हैं, देन वापस वो जो केमिकल्स होंगे वापस से वो जनरेट कराएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूसरे न्यूरॉन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, डायग्राम फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारा। Name the gland and the hormone secreted by it in scary situation in human beings. List any two response shown by our body when the hormone is secreted into the blood. Wait, मैंने पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया, आई थिंक। क्या था वो क्वेश्चन से एक बार देख लो। What happened at the synapse to neuron state briefly? Questions, ठीक है, वेट सॉरी, ये है हमारा क्वेश्चन। ओके बेटा, ये क्वेश्चंस उसी क्वेश्चंस का है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डोंट वरी अबाउट दिस, इसको आप स्किप करेंगे। एक्चुअली ये जो एड्रेनलिन हमने पढ़ा है ना, ये उसी का वही क्वेश्चंस का है, कुछ पार्ट है जो कि गलती से यहाँ पे आ गया है, रियली सॉरी, इसको आप अवॉइड इग्नोर करेंगे। यहाँ देखेंगे आप, in the given diagram name the parts level ABC, write the function of A and C, reflex arc have evolved in animals। ये डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में आपको बताना है कि ABC है क्या। तो देखिए ये है कोई हॉट ऑब्जेक्ट, क्या है ये? कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये स्टिमुलस होगा हमारे लिए, ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है। हॉट ऑब्जेक्ट किस तरह वर्क करेगा? स्टिमुलाई की तरह, हमारे लिए किस तरह वर्क कर रहा है? स्टिमुलस की तरह। ये कोई स्टिमुलस है, ओके। देन ये हमारा हैंड है, इसको जैसे हम टच कर रहे हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे ही टच किए तुरंत ऐसे हाथ हटाएं, तो सबसे पहले ये जो सिग्नल गया कौन रिसीव करता है? सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन को सबसे पहले सिग्नल जाता है, ठीक। देन क्या हो जाता है? ये हमारा एक्चुअली ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड एंड ये हमारा ब्रेन है, यहाँ पे ये ब्रेन होता है। ब्रेन में सिग्नल ऐसे साइड वाइज जाते रहता है, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है। ये बी पार्ट जो है हमारा, ये रिले न्यूरॉन, और यहीं से ये निकलती है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एंड सी जो हमारा ये है इफेक्टर ऑर्गन, क्या है? इफेक्टर ऑर्गन, यही मसल्स है, इसी मसल्स को यहाँ से मूव करना है, तो सी जो हमारा क्या है? वो है हमारा इफेक्टर ऑर्गन। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एड्रेनलिन वाला ही क्वेश्चन है, देखिए इसके वो क्वेश्चन जो ए जितना भी दिख रहा है उसका आप आंसर कर लेंगे, वही एड्रेनलिन वाला, ठीक है। यहाँ देखिए ए सेंसरी न्यूरॉन है, बी रिले न्यूरॉन है, सी क्या है? इफेक्टर न्यूरॉन, मसल्स इन आर्म्स। फंक्शन क्या होता है सबका एक बार पढ़ लेंगे। सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को कैरीज करता है, CNS, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को देता है। फंक्शन सी का फंक्शन क्या है?
क्या कर लेगा, वो रिस्पॉन्ड करता है, अभी हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्ट सेंड करेगा तुरंत नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन को। इफेक्टर ऑर्गन मेनली 2 मसल्स होती है, ग्लैंड्स होती हैं बॉडी की। अब रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, हैव इवॉल्व इन एनिमल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्विक रिस्पॉन्सेज एज द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ ब्रेन इज नॉट फास्ट इनफ। रिफ्लेक्स आर्क की वजह से बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स कर पाते हैं, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे तब तक तो हमें सांप काट के चला भी जाएगा। सांप हमारे आगे खड़ा, हम सोच रहे हैं करे क्या, उस टाइम में तो हमें जो भी समझ में आ रहा करके भागना है ना, तो ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट, some plants like pea plants have tendrils which help them to climb up other plants. Explain how is done. Name the plant. अभी हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सिन, एंड उसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है। एंड और क्या है, नेम द फिनोमेना अकरिंग इन प्लांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ग्रेविटी। भाई पता है, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, सबके एग्जाम्पल्स दिखाने हैं। ये है एक्सप्लेनेशन, ये है एक्सप्लेनेशन, आप देख लीजिए। टेंड्रिल्स टच की वजह से होता है, थिग्मोट्रोपिज्म उसमें होते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। ये है हमारा जियोट्रोपिज्म, ये है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, ग्रेविटी की वजह से केमिकल, एंड यहाँ सबके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो भी सीरीज था आज का, जो भी ये PYQs का जो सेशन था आज का तो यहीं पे एंड हो रहा है, लेकिन अभी भी नेक्स्ट हम लाने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर के सारे चैप्टर्स के एक एक करके आपको सेशंस मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होते रहेंगे, एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सो कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।